देहरादून में आज से शुरू होगा कौशल एवं रोजगार महोत्सव। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे उद्घाटन। युवाओं को देश और विदेश में मिलेगा रोजगार का अवसर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के घर संतों का समागम। संत समाज ने की सीएम धामी की तारीफ। संतों ने सीएम धामी को कहा देवभूमि का धर्म संरक्षक। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने क्रिकेटर स्नेह राणा से की बात। विश्व कप में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए दी बधाई। विश्व कप क्रिकेट टीम का हिस्सा थी स्नेह। बद्रीनाथ धाम में उमड़ा श्रद्धा का सैलाब। बर्फबारी के बीच भक्तों ने किए भगवान बद्री विशाल के दर्शन। बर्फबारी से तापमान में आई गिरावट। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पायल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और आपको खबर देते जहां महिला क्रिकेट टीम से पीएम मोदी ने संवाद किया। खिलाड़ियों ने पीएम मोदी को जर्सी भेंट की। पूरे देश को आप पर गर्व है, पीएम मोदी ने कहा। आपको बता दें कि पीएम ने महिला क्रिकेट टीम को बधाई दी। कोई कैच करने के बाद हंसे वो तो मैं समझ सकता हूँ, आप कैच होने से पहले हंस रही थी, क्या कारण था? सर बस मैं मन में बोल रही थी आजा कैच, आजा मेरे पास आजा। तो उसमें बस मुझे हंसी आ गई कि आ गई हाथ में मेरे। ये मुझे ऐसा लगा कि तुम्हें इतना कॉन्फिडेंस था कि ये कहीं जा ही नहीं सकता, ऐसा था? कहीं और जाता सर मैं वहां भी कूद जाती। इतिहास रच दिया है भारतीय लड़कियों ने। भारतीय शेरनियां दहाड़ी है एक बार फिर 7 साल के या कहीं 7 बार के विश्व चैंपियंस को। इस समय के भावों का कुछ वर्णन कर सकती हो आप? एक्चुअली सर सेमीफाइनल्स था और हमेशा हम लोग ऑस्ट्रेलिया के साथ ही बहुत नज़दीक आके हार रहे थे। तो जब मैं अंदर गई थी तो वही था कि टीम को जिताना है, कैसे भी करके एंड तक खेलना है, टीम को जिताना है। और जब हैरी दी और हम आए थे साथ में तो हम लोग सिर्फ यही बोल रहे थे कि पार्टनरशिप लंबा, एक पार्टनरशिप ना, और उन लोग दे विल गो डाउन। तो दैट्स व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू एंड आई वुड से एट दैट मोमेंट कि वो एक कलेक्टिव टीम एफर्ट था सर। यस मे बी मेरा सेंचुरी हुआ बट आई फील दैट इफ हैरी दी का पार्टनरशिप और मेरा नहीं होता, नहीं तो दीप्ति अंदर आके वो इम्पैक्ट इनिंग्स, रिचा एंड देन अमन प्लेइंग दैट 8 balls 15, if that wouldn't happen maybe we would have not won the semi-finals. But I think everyone collectively had that belief कि नहीं हम ये टीम कर सकता है और कर दिखाएगा। He wanted to, more than anything, he wanted to know our experiences. How was it winning the World Cup? जब 3 मैच हारे तब कैसा लग रहा था? आप लोग ने बाउंस बैक कैसे किया? मैं मैन ऑफ द मैच हुई वर्ल्ड कप के मैच में, तो मैं पहले तो मुझे बहुत प्राउड एंड मेरे गांव के लोगों को बहुत प्राउड फील होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे और देहरादून से आपको बड़ी खबर देते हैं जहां बद्रीनाथ धाम में श्रद्धा का सैलाब उमड़ पड़ा। बर्फबारी के बीच भक्तों ने भगवान बद्री विशाल के दर्शन किए। बर्फबारी से तापमान में गिरावट आई। 25 नवंबर को भगवान बद्रीनाथ के जो कपाट है धाम के वो बंद होंगे। धाम परिसर में बर्फबारी से आस्था का आकर्षण बढ़ा है। तो देखिए बड़ी खबर आपको देहरादून से दे रहे हैं। बद्रीनाथ धाम में श्रद्धा का सैलाब उमड़ पड़ा। बर्फबारी के बीच भक्तों ने भगवान बद्री विशाल के दर्शन किए। बर्फबारी से तापमान में गिरावट आई। 25 नवंबर को बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होंगे। धाम परिसर में बर्फबारी से आस्था का आकर्षण बढ़ा है। तो देखिए बाकी धामों के जो कपाट है वो बंद हो चुके हैं, लेकिन बद्रीनाथ धाम के कपाट जो है 25 नवंबर को बंद होंगे। लेकिन इससे पहले जो है बर्फबारी का आनंद भक्तों ने उठाया और बर्फबारी के बीच भक्तों ने भगवान बद्री विशाल के दर्शन किए। बर्फबारी से तापमान में गिरावट आई। 25 नवंबर को बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होंगे। धाम परिसर में बर्फबारी से आस्था का आकर्षण बढ़ा है। देखिए देहरादून से आपको बड़ी खबर दे रहे हैं जहां बद्रीनाथ धाम में श्रद्धा का सैलाब उमड़ पड़ा। बर्फबारी के बीच भक्तों ने भगवान बद्री विशाल के दर्शन किए। बर्फबारी से
तापमान में गिरावट आई। 25 नवंबर को बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होंगे। धाम परिसर में बर्फबारी से आस्था का आकर्षण बढ़ा है। तो देखिए, बद्रीनाथ धाम में बर्फबारी के बीच श्रद्धालुओं की भारी भीड़ लगातार नजर आ रही है। और चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी लेते हैं। संवाददाता विनय सूद हमारे साथ देहरादून से लाइव जुड़ गए हैं। विनय, बद्रीनाथ धाम में श्रद्धा का सैलाब उमड़ पड़ा। एक तरफ जहां बर्फबारी के बीच भक्तों ने भगवान बद्री विशाल के दर्शन किए, वहीं कई मनमोहक दृश्य जो है बद्रीनाथ धाम से सामने आए हैं। जी बिल्कुल पायल, देखिए आपको बता दें कि जिस तरीके से यहाँ पर बात की जाए बद्रीनाथ धाम की, तो बद्रीनाथ धाम में जिस तरह से बर्फबारी हुई है, तो ऐसे में बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो दर्शन करने के लिए पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं बात की जाए तो जिस तरीके से जो पूरा परिसर है बद्रीनाथ धाम का, वहां पर जो है बर्फबारी लगातार हो रही है और ऐसे में श्रद्धालु बड़ी संख्या में दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि जिस तरीके से 25 तारीख यानी कि 25 नवंबर को जब बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होंगे, तो ऐसे में बड़ी संख्या में जो है दर्शन करते हुए जो श्रद्धालु है वो यहाँ पर नजर आएंगे। क्योंकि जिस तरीके से बात की जाए अभी तक के आंकड़े की, तो 14 लाख से ज्यादा जो श्रद्धालु हैं वो अभी फिलहाल यहाँ पर दर्शन कर चुके हैं। साथ ही साथ जो व्यवस्थाएं हैं प्रशासन की ओर से पूरी दुरुस्त जो है इस दौरान यहाँ पर की गई है। जी बिल्कुल, तो प्रशासन की क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं जो की गई है, क्योंकि मौसम ठंडा है, इसके बावजूद जो है श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं दर्शन के लिए। प्रशासन ने क्या कोई विशेष इंतजाम किए हैं विनय? जी बिल्कुल, देखिए पायल, आपको बता दें कि जिस तरीके से हर वर्ष जो चारधाम यात्रा है, चारधाम यात्रा में बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो पहुंचते हैं। तो ऐसे में बात की जाए इस बार की, तो इस बार जिस तरीके से 50 लाख से ज्यादा जो श्रद्धालु है वो चारधाम यात्रा में दर्शन कर चुके हैं। तो ऐसे में अभी बद्रीनाथ धाम के कपाट जो बंद होना है वो 25 नवंबर को होंगे। तो लगातार इस तरीके से जो भीड़ है, जो भारी संख्या में जिस तरीके से श्रद्धालु इस दौरान पहुंच रहे हैं, तो ऐसे में बर्फबारी जो है काफी बद्रीनाथ धाम परिसर में देखने को मिली है। सभी जो श्रद्धालु हैं उनमें काफी उत्साह जो है इस दौरान देखा गया है। वहीं यहाँ पर बात की जाए प्रशासन की, तो प्रशासन की ओर से भी जो यहाँ पर पूरी तैयारी है वो इस दौरान यहाँ पर की गई है। बर्फ को हटाने का जो काम है रास्ते से वो इस दौरान यहाँ पर किया जा रहा है। साथ ही साथ अलाव की जो व्यवस्था है वो भी इस दौरान जो है प्रशासन की ओर से की गई है। तमाम चीजों को लेकर के जो है जिस तरीके से यहाँ पर बात करें, तो सरकार ने जिस तरीके से निर्देश दिए हैं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी अधिकारियों को के पूरी तरह से जो चारधाम यात्रा में आने वाले श्रद्धालु हैं उनको सुविधाएं मुहैया कराई जाए। तो ऐसे में देखा जा सकता है पायल कि जब बद्रीनाथ धाम की अगर बात करें, तो बद्रीनाथ धाम में बर्फबारी इस दौरान देखने को मिली है, तो लोगों में काफी उत्साह जो है वो तो देखने को मिला ही है। साथ ही साथ इसके अलावा अगर यहाँ पर बात करें, तो अब जिस तरीके से जो कपाट बंद होंगे वो 25 नवंबर को होंगे, उसको लेकर के भी जो तैयारियां हैं वो अब शुरू हो चुकी हैं। जी बिल्कुल, तो एक तरफ जहां श्रद्धालुओं में उत्साह है, वहीं मौसम ठंडा होने के चलते प्रशासन ने भी तमाम इंतजाम कर लिए हैं ताकि श्रद्धालुओं को कोई परेशानी ना हो। देखा जाए विनय, तो 25 नवंबर को बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होंगे। बाकी जो धाम है उनके कपाट बंद हो चुके हैं, लेकिन 25 नवंबर को जब बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होंगे, तो क्या ऐसे में भीड़ और बढ़ने की उम्मीद है उससे पहले? जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर गंगोत्री यमुनोत्री की अगर बात करें, केदारनाथ धाम की बात करें, तो उनके जो कपाट है वो बंद हो चुके हैं। तो अब सिर्फ बद्रीनाथ धाम के कपाट बचे हैं जो कि 25 नवंबर को बंद होंगे। तो ऐसे में जो अंतिम पहलू जिस तरीके से इस दौरान यात्रा का यहाँ पर चल रहा है, तो ऐसे में बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। बद्रीनाथ धाम में सुबह से ही जिस तरीके से जो लाइन है यहाँ पर श्रद्धालुओं की दर्शन करने वालों की वो दिखाई दे रही है। काफी उत्साह जो है इस दौरान यहाँ पर श्रद्धालुओं में दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में आंकड़ा यहाँ पर देखा जा सकता है पायल कि 14 लाख से ज्यादा जिस तरीके से श्रद्धालु अभी तक पहुंचे हैं, तो ये आंकड़ा और भी इस दौरान यहाँ पर बढ़ सकता है। ये आंकड़ा मिला करके जो है 15 लाख को इस बार जो है पार कर सकता है, क्योंकि जिस तरीके से सरकार की व्यवस्थाओं की भी अगर बात करें, तो सरकार की जो व्यवस्थाएं हैं वो काफी अच्छी जो है चारधाम यात्रा को लेकर के की गई है। बद्रीनाथ धाम जो है अब बचा हुआ है जिसके कपाट बंद होने हैं। तो ऐसे में जो श्रद्धालु जिस तरीके से पहुंच रहे हैं वो काफी उत्साहित जो है इस दौरान यहाँ पर
दिखाई दे रहे हैं जी। बिल्कुल, यानी कि 25 नवंबर से पहले और भीड़ बढ़ने की ही उम्मीद है, क्योंकि बर्फबारी भी शुरू हो गई है। इस समय जो आस्था का आकर्षण है वो बद्रीनाथ धाम बना हुआ है। देखा जाए विनय तो बर्फबारी की वजह से क्या यात्रा मार्ग या फिर सड़क यातायात बाधित हुआ है, या फिर सब कुछ सुचारू रूप से अभी भी चल रहा है? जी बिल्कुल पायल, देखिए जिस तरीके से यहाँ पर बात की जाए बद्रीनाथ धाम यात्रा की, तो यात्रा जो है वो लगातार जारी है और ऐसे में काफी उत्साह जिस तरीके से यहाँ पर यात्रियों में, श्रद्धालुओं में देखने को मिल रहा है, तो ये भी काफी अच्छा है, क्योंकि जिस तरीके से जो श्रद्धालु अन्य राज्यों से भी पहुंचते हैं उनके लिए काफी खुशी का जो माहौल है वो भी इस दौरान यहाँ पर बन जाता है। बर्फ देखने के लिए जिस तरीके से अन्य राज्यों से जो लोग पहुंचते हैं, तो ऐसे में ये भी अपने आप में एक ऐतिहासिक पहलू ही होता है पायल, की जिस तरीके से यात्रा के दौरान जो श्रद्धालु हैं वो बर्फबारी देख रहे हैं और काफी उत्साह जो है उनका बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि पूरी जो यहाँ पर प्रशासन की भी अगर बात करें, जो प्रशासन की ओर से भी जो पूरी तैयारी है वो इस दौरान यहाँ पर की गई है। और साथ ही साथ यहाँ पर बात की जाए पायल, तो जो दर्शन करने के लिए जिस तरीके से यहाँ पर श्रद्धालु पहुंच रहे हैं वो काफी उत्साह जो है इस दौरान उनमें दिखाई दे रहा है जी। बिल्कुल, उत्साह काफी है श्रद्धालुओं में और देखते ही देखते बद्रीनाथ धाम में श्रद्धालुओं की संख्या जो है बढ़ती जा रही है। आपसे जानना चाहूंगी विनय की जो श्रद्धालु है और कपाट बंद होने से पहले क्या मंदिर प्रशासन की ओर से पूजन या कार्यक्रम को लेकर कोई विशेष तैयारियां चल रही है? जी बिल्कुल पायल, देखिए आपको बता दें कि जिस तरीके से यहाँ पर जो कपाट बंद होंगे 25 नवंबर को बद्रीनाथ धाम के, तो उसके लिए जो तैयारी है वो भी शुरू कर दी गई है। और ऐसे में जिस तरीके से जो श्रद्धालु यहाँ पर लगातार दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं, आंकड़ा जिस तरीके से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, तो ऐसे में अब 25 तारीख को पूरे विधि विधान के साथ में जो कपाट है वो इस दौरान यहाँ पर बद्रीनाथ धाम के बंद होंगे, जिसको लेकर के जो तैयारियां हैं वो इस दौरान की जा रही हैं। और साथ ही साथ इसके अलावा यहाँ पर फूलों से जो पूरी घाटी है वो इस दौरान यहाँ पर सजाई गई है। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि जो मुस्तैदी के साथ में यहाँ पर दिखाई दे रही है। और मंदिर समिति की अगर बात करें तो मंदिर समिति की ओर से जो यहाँ पर पूरी तैयारी है वो यहाँ पर कर ली गई है जी। बिल्कुल, तो कपाट बंद होने से पहले विशेष पूजन और कार्यक्रम किया जाएगा, जिसके बाद 25 नवंबर को बद्रीनाथ धाम की कपाट शीतकाल के लिए बंद हो जाएंगे। आपका शुक्रिया विनय जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास में देश भर से आए प्रवासी उत्तराखंडियों का भावपूर्ण स्वागत किया और उन्हें रात्रि भोज पर आमंत्रित किया। उन्होंने कहा कि प्रवासी उत्तराखंडी राज्य की वैश्विक पहचान और शक्ति है। कार्यक्रम में प्रवासियों ने अपने अनुभव साझा किए और राज्य के विकास से जुड़ी अपेक्षाएं रखी। मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार ग्लोबल उत्तराखंड विजन को मिशन मोड में आगे बढ़ा रही है, ताकि विश्व भर में बसे उत्तराखंडियों का योगदान राज्य निर्माण में शामिल हो सके। प्रवासी उत्तराखंड वासियों ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि पहली बार सरकार ने इतने बड़े स्तर पर उनका सम्मान किया है। और उत्तराखंड की रजत जयंती वर्ष के अवसर पर मुख्यमंत्री आवास आध्यात्मिक ऊर्जा और सांस्कृतिक सौहार्द का केंद्र बन गया। देश भर के प्रमुख संतों और धर्माचार्यों ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से भेंट कर राज्य की प्रगति, सांस्कृतिक संरक्षण और आध्यात्मिक समृद्धि के प्रति उनके प्रयासों की सराहना की। संत समाज ने मुख्यमंत्री धामी को देवभूमि का धर्म संरक्षण बताते हुए उन्हें आशीर्वाद प्रदान किया। इस अवसर पर जगतगुरु शंकराचार्य राजराजेश्वर महाराज, स्वामी अवधेशानंद गिरी, स्वामी चिदानंद सरस्वती, स्वामी रविंद्रपुरी, आचार्य बालकृष्ण जया किशोरी, डॉक्टर कुमार विश्वास सहित कई संत महात्मा उपस्थित रहे। संतों ने रजत जयंती वर्ष पर राज्य के सांस्कृतिक और आध्यात्मिक संरक्षण के प्रति मुख्यमंत्री के समर्पण की प्रशंसा की। और खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली उत्तराखंड की बेटी और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर स्नेहा राणा से दूरभाष पर वार्ता कर उन्हें भारतीय टीम में चयन होने पर बधाई दी। मुख्यमंत्री ने स्नेहा राणा को टूर्नामेंट में उत्कृष्ट प्रदर्शन और भारत को विजय दिलाने के लिए शुभकामनाएं दी। उन्होंने स्नेहा राणा की उपलब्धियों पर गर्व व्यक्त करते हुए उन्हें 50 लाख का प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्नेहा राणा ने अपनी मेहनत और प्रतिभा से उत्तराखंड का नाम रोशन किया है और उनकी सफलता प्रदेश की बेटियों के लिए प्रेरणा है।
हेलो। हाँ नमस्ते स्नेहा, कैसी हैं? नमस्ते सर, मैं ठीक हूँ, आप बताएं सर। बहुत बहुत मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं, बधाई। और आप लोगों ने बहुत ऐतिहासिक उपलब्धि पूरे देश को है इसमें करवाई है, और उसमें थैंक यू सो मच सर। पूरी टीम को और आपको विशेष रूप से बधाई। आपने उत्तराखंड का नाम भी बहुत ऊंचा किया। बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तराखंड की मातृशक्ति को नमन है ना? आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सर, थैंक यू। आइए, फिर कहाँ हैं अभी आप लोग? अभी तो दिल्ली है सर, आज पीएम सर से मीट था। हाँ हाँ। हाँ जी, कल प्रेसिडेंट मैम से है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो हाँ जी, फिर मैं 8th को आऊंगी सर उत्तराखंड। चलो ठीक है, आइए फिर, है ना, तब भेंट करेंगे यहाँ पर। हाँ जी। चलो, हाँ जी, हाँ जी, अपने सर। घर में भी Thank you, सभी सर। सभी को मेरी तरफ से बधाई कहना, ठीक है ना? बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए ठीक है, Thank you, सर। धन्यवाद। मेरी शुभकामनाएं आगे के लिए भी, है ना? थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू। और उत्तराखंड की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने राज्य स्थापना दिवस की रजत जयंती के अवसर पर कहा कि पूरा राज्य इस ऐतिहासिक पल को उत्सव के रूप में मना रहा है। उन्होंने बताया कि 9 नवंबर को उत्तराखंड अपने 25 वर्ष पूरे कर रहा है और पूरे वर्ष को रजत जयंती वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। खेल विभाग द्वारा राज्य भर में खेल प्रतियोगिताएं और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। रेखा आर्य ने हरिद्वार के वंदना कटारिया स्टेडियम में हॉकी प्रतियोगिता और पारंपरिक खेल पिट्ठू का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं देना और युवाओं में ऊर्जा व उत्साह भरना है। राज्य स्थापना दिवस की रजत जयंती हम सब लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं और इस 9 तारीख को ही हम अपनी वर्षगांठ को पूरी करते भी हैं। तो इस पूरे रजत जयंती वर्ष यानी कि 2025 को हम सब लोग 1 तारीख से लगातार उत्सव के रूप में मना रहे हैं। खेल विभाग भी लगातार विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम, विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं, अभी मैं देहरादून में फुटबॉल राज्य स्तरीय फुटबॉल प्रतियोगिता का उद्घाटन करके आई और अभी यहाँ हरिद्वार में हॉकी प्रतियोगिता का यहाँ पे उद्घाटन होने जा रहा है और इसके साथ ही हमारा पारंपरिक खेल पिट्ठू का भी आज प्रदर्शनी मैच होने जा रहा है। निश्चित रूप से ये कोशिश है कि खेल प्रतियोगिताओं के माध्यम से हमारे खिलाड़ी का जो खेल है वो भी बार बार उसको धार मिलती रहे, इस प्रकार के अवसर मिलते रहे और एक उत्सव भी है क्योंकि आज विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम भी यहाँ पर रखे गए हैं क्योंकि ये रजत जयंती खेल को भी समर्पित है। मैं समझती हूँ कि इस प्रकार के आयोजन से निश्चित रूप से रजत जयंती वर्ष में भी 4 चांद लगते हैं और हमारे युवा भी इस रजत जयंती उत्सव से जुड़ते हैं। और अगली खबर का रुख करेंगे जहां उत्तराखंड स्थापना की रजत जयंती वर्ष पर आयोजित 3 दिवसीय विशेष सत्र का समापन हो गया। संसदीय कार्य मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि विधायकों की उत्सुकता को देखते हुए पहली बार सत्र की अवधि बढ़ाई गई। इस दौरान 25 वर्षों की चुनौतियों और विकास पर व्यापक चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि जनता की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए यह सत्र ऐतिहासिक रहेगा। वहीं नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने सत्ता पक्ष पर आंकड़ों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि प्रस्तुत उपलब्धियां सच से परे है और राज्य के विकास की वास्तविक तस्वीर सामने लाने के लिए कांग्रेस और भाजपा के कार्यकाल की तुलनात्मक समीक्षा आवश्यक है। आर्य ने सरकार से रोजगार, औद्योगिक विकास और जन कल्याण पर ठोस रोड मैप तैयार करने की मांग की। राज्य की राज्य स्थापना दिवस का मुख्य कार्यक्रम और राज्य स्थापना दिवस पर 9 नवंबर को आयोजित होना है। उसमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी हम सब का उत्साहवर्धन करने के लिए, राज्यवासियों को अपना संबोधन देने के लिए उत्तराखंड आ रहे हैं। हम सभी उत्तराखंड वासी, हमेशा से उनकी प्रतीक्षा रहती है कि उत्तराखंड आए, क्योंकि उत्तराखंड के लोगों का प्रधानमंत्री जी से विशेष प्रेम है। जिस प्रकार से उनका उत्तराखंड से प्रेम है, उसी प्रकार हर एक उत्तराखंड वासी को भी उनके आने की प्रतीक्षा रहती है और वो शुभ घड़ी 9 तारीख को हो। हम सब उनका स्वागत करते हैं। और इधर लक्सर में भारतीय किसान यूनियन के सैकड़ों कार्यकर्ताओं और किसानों ने उत्तर प्रदेश से अधिक गन्ना मूल्य घोषित करने की मांग को लेकर लक्सर शुगर मिल गेट पर प्रदर्शन व धरना दिया। यूनियन के अध्यक्ष विकास सैनी ने कहा कि सरकार की प्रीपेड बिजली मीटर योजना किसानों के खिलाफ है और इसे किसी भी हाल में स्वीकार नहीं किया जाएगा।
किसानों ने गन्ना मूल्य वृद्धि के साथ 9 मांगे सरकार के सामने रखी। किसान नेताओं ने आरोप लगाया कि किसानों को खाद, डीएपी, यूरिया की पर्याप्त आपूर्ति नहीं हो रही है और अवैध खनन के नाम पर किसानों का उत्पीड़न किया जा रहा है। प्रदर्शन के बाद किसानों ने एसडीएम सौरभ असवाल और शुगर मिल जीएम एसपी सिंह को ज्ञापन सौंपा। प्रदेश से ऐसे ही उत्तर प्रदेश से निकला उत्तराखंड पड़ा था, तो तब हमारे में उत्तर प्रदेश में 10 रुपए का अंतर था। पूर्व की कांग्रेस सरकार ने 5 रुपए कम कर दिए थे, हमारा और उनका डिफरेंस 5 रुपए का रह गया था। अभी उत्तर प्रदेश के अंदर 30 रुपए गन्ना वृद्धि हुई और उत्तराखंड सरकार ने 1 रुपए की घोषणा नहीं की अब तक। हमारी सरकार ने सीधी घोषणा है कि गन्ने मूल्य की जो हमारी डिमांड है वो 400 पार कर दो। अगर कम रहती है तो आंदोलन होगा, सड़कों पर उतरा जाएगा, देहरादून का घेराव होगा। हमारा तो यही रणनीति है भाई साहब कि या तो सरकार हरियाणा की तर्ज पे यहाँ के किसानों का गन्ना मूल्य बढ़ाए, तो अगर सरकार यहाँ पर गन्ना मूल्य नहीं बढ़ा रही है, 3 साल हो गए हैं किसानों को जूझते हुए, उसी मूल्य पे गन्ना बिक रहा है। अगर सरकार नहीं बढ़ाती है तो हम विधानसभा का घेराव करेंगे, खोज करेंगे और इस लड़ाई को सड़क से सदन तक लड़ने का प्रयास करेंगे। हमारा सबसे पहले तो जो इस उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं माननीय धाकड़ धामी जी, उनसे हमारा निवेदन है कि थोड़ा सा धाकड़पना किसानों के लिए भी दिखाकर 400 से पार कर दो गन्ने का भाव। और एक प्रीपेड मीटर हम किसी भी कीमत पर हरिद्वार जिले में स्वीकार नहीं करेंगे। एक चीनी का भाव 1 रुपए से आज 5000 हो गया, गन्ने का भाव 1 रुपए से ये 400 रुपए नहीं कर पाए, तो शक्कर का भाव 60 रुपए किलो हो रहा। तो देखो सरकार को भी चाहिए कि किसान का भी ध्यान थोड़ा रखकर इस विकास की दौड़ में किसान को भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी पायदान पर ये उत्तराखंड सरकार लेकर चला। जैसा उत्तर प्रदेश में 30 रुपए गन्ने के बढ़ाए तो यहाँ तो 100 रुपए बढ़ा देने चाहिए। जो मांग है ये मैंने ले लिया इनका ज्ञापन और मैं सीडीएम साहब को दे दूंगा और जो गवर्नमेंट से भी हम बात करेंगे तो इनको उचित मूल्य मिले। मेनली तो मैं बोल ही दिया 10% देंगे। खाद तो हम दे ही रहे, 250 रुपये में दे रहे 50 किलो का कट्टा। पेस्टिसाइड पे हम 40 से 50% तक की छूट भी देते हैं, सब्सिडी देते हैं। ना था इस गुट का और इनके द्वारा मांग की जा रही है कि जो गन्ना मूल्य है उसको 400 के पार बढ़ाया जाए और इसके बाद अन्य और भी मांगे हैं जैसे स्मार्ट मीटर को लेके है। और इन्होंने ये ज्ञापन दिया है, ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए और माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए है। तो हम इस ज्ञापन को अपने स्तर से आज ही इसको आगे की तरफ प्रेषित कर देंगे और जो इनकी मांगे हैं उसमें जो कुछ लोकल मांगे हैं वो मैं अपने स्तर से अधिकारियों के साथ मीटिंग करके उनका भी प्रयास करेंगे कि उनको भी हम सॉल्व कर लें। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बन रही हैं INT24 के साथ। नमस्कार।